Hello friends, myself Sanjay Asra, the Physics Faculty of InfoCity Junior Science College, Sargassar Unit. Today we will get the brief information about the physics in which we have to deal the chapters regarding with the 11th standard. Then we can say the first chapter as a physical world. In physics, there is a first chapter physical world. In physical world there is a brief information about the physics कि फिजिक्स का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और कितनी रेंज पर वो ऐसे फैला हुआ है, हाउ मच इट इज स्प्रेड. तो अगर हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द फिजिक्स, अगर फिजिक्स का स्टडी स्टार्ट करना है देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस, वहां से स्टार्ट होगा उसका स्टडी. एंड जो ऐसे पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें ओनली द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स है. देन द सेकंड चैप्टर एज ए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. जस्ट थिंक अबाउट द एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक length, mass, time, velocity, momentum, force, energy. जितनी भी तुम फिजिकल क्वांटिटी सोचो वो फिजिकल क्वांटिटी नॉन बाय इट्स यूनिट. इफ यू से लेंथ, then length measured either in centimeter or meter. We can measure in millimeter, kilometer also. But the length अगर हम सोचे then the unit of the length is fixed. Usually we will use the SI system as a meter और ऐसे सेंटीमीटर भी यूज करेंगे. फिर अगर हम सोचे स्पीड, वेलोसिटी, then its unit is मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. तो जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज नॉन बाय इट्स यूनिट. अगर यूनिट हमें मालूम है तो भी हम फिजिकल क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूटन. द न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो न्यूटन हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो द यूनिट, तो वो फोर्स का यूनिट है. तो फोर्स का यूनिट फिक्स है, इट इज न्यूटन. तो ऐसे हमें यूनिट और उसी के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है कि हाउ कैन वी मेजर इट. देन थर्ड चैप्टर एज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स ओनली इन वन डायरेक्शन. व्हेनेवर देयर इज ए वन डायरेक्शन मोशन तब हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट पाथ. अब आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट कोई भी एक ही डायरेक्शन लेनी है. अगर हम हॉरिजॉन्टल सोचे तो वर्टिकल नहीं आएगी, और अगर वर्टिकल सोचे देन नॉट अबाउट द हॉरिजॉन्टल, ओनली इन वन डायरेक्शन मोशन मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो मोशन में हमें उसमें स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम ये सब कुछ पढ़ना है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है. जो भी हमारा फिजिक्स है तो फिजिक्स टोटली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एंड दिस एप्लीकेशन डन बाय न्यूमेरिकल्स. अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से उसको क्लियर करना है, देन यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. तुम जितने न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा. देन इन चैप्टर नंबर 3 we have to deal with the straight line means in one direction. तो one direction से related बहुत सारे हमें एग्जाम्पल भी सोल्व करने हैं. By the same way the chapter number 4 as a motion in plane, it means in two direction. If we consider the x and y axis, and when we throw any object in any type of plane, we can say xy plane. xy plane में अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया तो इसकी टू डायरेक्शन मोशन होगी, in x direction and y direction.
जैसे हम कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दे, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली थ्रो नहीं करना है, हमें ऐसे थ्रो करना है। तो अगर जैसे ऐसे अगर हम थ्रो करें तो उसकी मोशन कुछ हमें ऐसे मिलेगी। तो ये जो मोशन हुई इन एक्स एंड वाई वो हॉरिजॉन्टल में भी कवर करेगा एंड इट विल कवर सम डिस्टेंस वर्टिकली आल्सो। देन मोशन इन द प्लेन मींस इट इज इन टू डायमेंशनल मोशन। इन टू डायमेंशनल मोशन हमें जो भी उसके लॉज हमें अप्लाई करने हैं वहाँ पर, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। द चैप्टर नंबर 5 इज ए लॉज ऑफ मोशन दैट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में भी सेम एज अ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, एंड दैट यू नो द हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन एंड दैट हु हैज गिवन द लॉज ऑफ मोशन। एग्जैक्टली द न्यूटन हैज गिवन द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर आर 3 लॉज। तो वो हमें पढ़ना है वहाँ पर 3 लॉज ऑफ मोशन, मतलब हमें रिपीट करना है 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ रखा है वही हमें वापस यहाँ पर रिपीट करना है और उसका एक स्टेप हमें आगे जाना है। देन द नेक्स्ट इज ए वर्क एनर्जी पावर दैट आल्सो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 विद द सेम वर्ड, सेम चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तब वर्क जो भी हम कहीं पर भी फोर्स अप्लाई करें कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो थोड़ा ऐसा डिस्प्लेस होगा तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो वर्क करने के लिए दैट हाउ मच एनर्जी इज सप्लाइड एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड पावर। देन वी हैव टू डील विद वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड द 7th इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये जो चैप्टर है वो पर्टिकुलरली वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इन फिजिक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मीन्स ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड मीन्स स्केलर क्वांटिटी। बट इफ यू टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी एंड वी नीड मैग्नीट्यूड as well as direction, then it is vector quantity. Then chapter number 7 totally based on vector quantity. Or rotational motion means any type of object performs the circular motion along with its axis. Thus this type of motion is called rotational motion. Take the example of Earth. Earth performs rotational motion along with its axis. And also Earth perform circular motion along with the sun. तो जो भी ऐसे अर्थ अपनी एक्सिस के आसपास जो भी रोटेट करती है उसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज हमें पढ़ने हैं वहाँ पर, एंड पर्टिकुलरली वेक्टर, कि जहाँ पर ऐसा वेक्टर आएगा वहाँ पर थोड़ा हमें कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वेक्टर के लॉज भी आगे जाकर जो हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज ए ग्रेविटेशन, एंड वी आर ऑल लिविंग इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हम रहते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा हम ऐसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। जैसे हम बोले द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, इट इज समथिंग ओवल टाइप। कहाँ पर ऐसे रेडियस उसकी कम है, कहाँ पर थोड़ी रेडियस ज़्यादा है। हम बोलते हैं कि पोल पर रेडियस थोड़ी कम है अर्थ की, और इक्वेटर पर थोड़ी पोल से कंपेयर में ज़्यादा है। तो जहाँ पर रेडियस ग्रेटर है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एट पोल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज स्लाइटली मोर देन द कंपेयर विथ इक्वेटर। तो वो भी हमें वहाँ पर ऐसे ग्रेविटेशन में पढ़ना है। फिर जैसे हम बोलेंगे कि सरफेस से हाइट पे जाए, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस।
अगर हम अर्थ के डेप्थ में चले जाएं देन ऑल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। क्यों दोनों केस में डिक्रीज होता है वो पूरा एज ए एक्सप्लेनेशन देंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में। और बोल सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, दैट ऑल वी विल डिस्कस विथ ऑल लॉज इन ग्रेविटेशन। This is the first part of our physics. In 11th, the physics is divided into two textbooks that we will say in two parts. By the same way, take 12th standard. In 12th standard also there are two textbooks. ऐसे 11th में there are two textbooks. तो first part में इतने chapters हैं. Now the second part, the chapter number 9 we can say mechanical properties of the solid. Whatever the solid materials are there, और स्पेशली हम बोल दें कि मेटल्स, तो जो भी मेटल्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और अगर हम ऐसे उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचें तो जो भी ऐसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव आयंस आर देयर, दे आर सिचुएटेड देयर लैटिस पॉइंट, जहाँ पर पॉजिटिव आयंस सिचुएटेड है उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, और पूरा उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और वाई द मेटल्स आर ऐसे नोन एज कंडक्टर्स, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नॉन कंडक्टर्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी है सब्सटेंस दे आर सेमी कंडक्टर, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, पर्टिकुलरली फ्लूइड्स, देन फ्लूइड मटेरियल मीन्स which can easily flow. The fluid means which can easily flow. Either we can say air and liquid, especially about the liquid. तो liquid जो है easily flow हो सकता है, इसलिए हम इसको fluid, air also called as a fluid. तब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर मतलब जैसे ही ऐसे कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उस टाइम पर जो भी अंदर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें पढ़ने हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर हम कोई भी एक ऐसा कप ले लें और उसके अंदर ऐसा कोई भी ऐसा लिक्विड, जस्ट कंसीडर मिल्क, तो हमने कप में मिल्क ले लिए और फिर उसको ऐसे स्पून से थोड़ा स्टिरर कर दो, घुमा दो उसको, फिर उसको रहने दो, तब क्या होगा विद इन 2-3 मिनट्स पूरा जो ऐसे लिक्विड मतलब मिल्क है वो स्टेडी हो जाएगा। तो हमने तो उसको ऐसे मोशन तो दे दी, तो फिर वो क्यों स्टेडी हो जाता है अपने आप? तो बोलते हैं वट एवर द लेयर्स आर देयर, अब बोल सकते हैं कि मिल्क के लेयर्स सोचो उसको, देन इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द लिक्विड द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हमें लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ना है और उसका रेफरेंस हमें यहाँ पर लाना है। तो वट एवर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ड्यू टू दैट आफ्टर सम टाइम द वर्ल्ड लिक्विड बिकम स्टेशनरी। फिर जैसे एयर में, और कई बार तुम ऐसे क्रिकेट की गेम सोचो और क्रिकेट की गेम में कई लोग ऐसे जो एयर में बॉल जो है वो स्विंग करते हैं ऐसे, तो एयर में बॉल कैसे स्विंग होता है वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी स्विंग द बॉल इन एयर। जैसे वो ऐसे हम बोलेंगे कि अर्थ की सरफेस पर ऐसे स्ट्राइक होगा, उसके बाद तो स्पिन हो सकता है, उसकी मोशन चेंज हो सकती है, बट हाउ कैन वी स्विंग द बॉल इन एयर। और बेस्ड ऑन दैट जो भी हम बोलते हैं हमारे ऐसे एरोप्लेन्स जो फ्लाई होते हैं उसमें ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, जो भी ऐसे उसकी विंग है नीचे और ऊपर दोनों में प्रेशर का डिफरेंस आता है, तो एयर में जो भी बॉल स्विंग होगा दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। तो बोलेंगे कि स्विंग में ऐसे नीचे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा। क्यों होता है?
कैसे होता है, दैट वी विल डिस्कस डिटेल इन chapter number 10 as a mechanical properties of the fluid, then thermal properties of the matter, whatever the material we have studied here. फिर उसको अगर हम टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्या होगा, हाउ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इन द मैटर, दैट वी हैव टू स्टडी इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. हमारा कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी हमारे पास ऐसा मेटल रॉड है और उसको ऐसे कोई भी ऐसे स्टव के ऊपर रख दो और दूसरा जो एंड है उसको ऐसे पकड़ के रखो हाथ से, तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी हीट सब गेन होगी धीरे 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 वो ऐसे आगे सप्लाई होगी, क्योंकि ये ऐसा मेटल रॉड है, कंसीडर आयरन रॉड, तो यहाँ पर सप्लाई होगी और यहाँ पर हमें थोड़ी ऐसे हीट फील होगी डिपेंडिंग ऑन अवर कैपेसिटी. अगर थोड़ी ज़्यादा हीट होगी तो हमें उसको फिर इसको छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन वी कैन फील दैट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. दैट इज द बेसिक लॉ. व्हेन वी मेक द कॉन्टैक्ट टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, then we know that always energy supply from higher energy level to the lower energy level. फिर कितनी ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितना टेम्परेचर वो गेन करता है, उसकी सभी कैलकुलेशंस हमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में करनी है. देन थर्मोडायनेमिक्स, दिस चैप्टर इज आल्सो बेस्ड ऑन टेम्परेचर. कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी हमने ट्रांसफर कर दिया, अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली हमें एक ऐसा इंजन डेवलप करना है. जैसे हमारे पास जो भी ऐसे व्हीकल्स है तो व्हीकल्स के अंदर इंजन होते हैं, वही इंजन यहाँ पर हमें डेवलप करना है कि कितना हम ऐसा फ्लूइड दे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे और वो फ्लूइड में कितना हम टेम्परेचर दे तब उसकी एफिशिएंसी से वो वर्क करेगा. तो हम ऐसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से जो भी हम वहाँ पर ऐसे सप्लाई करते हैं इंजन में, और इंजन उसको ऐसे वर्किंग में कन्वर्ट करेगा, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे और वो थर्मोडायनेमिक्स में हम उसका यूज़ करेंगे कि कितनी यहाँ पर इसके पास एनर्जी है फ्लूइड में और कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है. तो ऐसा एक इंजन डेवलप करेंगे और थोड़ा बहुत हम ऐसे वहाँ पर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के भी यूज़ करेंगे. तो जो भी प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे वो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में. देन काइनेटिक थियरी, पर्टिकुलरली काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, मतलब हम जैसे सॉलिड को अगर हम हीट सप्लाई करें देन कन्वर्ट इनटू लिक्विड को थोड़ी और ऐसे एनर्जी सप्लाई करें देन कन्वर्टेड इनटू गैसियस. अब गैसियस जो पार्टिकल्स है उसको हम अगर टेम्परेचर सप्लाई करें देन व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर दे पोजेस, दैट वी हैव टू स्टडी इन काइनेटिक थियरी. के जो भी ऐसे मोलिक्यूल्स है, एयर मोलिक्यूल्स भी ले लो और ऐसे भी जो भी लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्ट हुआ वो मोलिक्यूल्स ले लो, फिर दोनों में टेम्परेचर सप्लाई करो, दोनों का बिहेवियर कुछ अलग होगा एट द सेम टेम्परेचर ड्यू टू द डिफरेंट मास ऑफ द मोलिक्यूल्स. तो पूरी स्टडी वो हमें काइनेटिक थियरी में करनी है. देन ऑसिलेशंस, कि जहाँ कहीं पर भी ऐसे ऑसिलेशंस होंगे वहाँ पर हम इसमें स्टडी करेंगे. पर्टिकुलरली पेंडुलम, टेक द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. तो पेंडुलम के जो भी ऑसिलेशंस है तो पेंडुलम का पीरियडिक टाइम का जो भी इक्वेशंस है वो यहाँ पर लेना है हमें. और ऐसे कोई एक साइड से दूसरी साइड पर पेंडुलम जाएगा तो बोलेंगे कि उसकी हाइट इंक्रीज होगी, तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. तो जो भी एनर्जी है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है, वर्क एनर्जी पावर में, और वही एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ऑसिलेशंस में लेना है. जैसे पेंडुलम हाइट गेन करे तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो. इसीलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है, फिर वापस आता है. तो इन रिवर्स डायरेक्शन टूवर्ड्स टू द मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और मीन पॉइंट पर बोलेंगे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, तब ये दूसरी साइड पर जाएगा. तो उसके ऑसिलेशंस कैसे होते हैं
उसकी इक्वेशंस क्या है, बेसिक उसके पीछे के लॉज क्या है, वो हमें ऑसिलेशंस में पढ़ने हैं और उसके भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स आल्सो वी आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 विद द सेम हेडिंग ऑफ वेव्स चैप्टर में। तो ड्यू टू द ऑसिलेशंस वेव्स आर क्रिएटेड। जैसे तुम ऐसे कोई भी ऐसे स्टेडी वाटर, स्टिल वाटर है, उसमें सिर्फ एक स्टोन ड्रॉप करो, तो जैसे स्टोन ड्रॉप होगा तब वहां पर वाटर पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे एंड ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स वेव्स आर जनरेटेड। तो जो भी ऐसे वेव्स जनरेट हुए उसकी भी इक्वेशंस होती है कि हाउ द वेव प्रोपागेट। कई बार जो वेव्स है वो ऐसे कोई भी सरफेस के पास से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट भी होते हैं, तो हाउ द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन इंसिडेंट से कुछ अलग है, तो वो हमें पूरे ऐसे वेव्स में पढ़ना है। और वही वेव्स का चैप्टर अगर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है तो 12th में हम उससे एक स्टेप आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। तो 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब जो भी यहाँ पर ऐसे हम वेव जो आसपास ऐसे हम बोले पर्टिकुलरली मोबाइल के वेव्स जो भी ऐसे कैचअप होते हैं मोबाइल में, तो वहाँ से वो सेंड करेंगे, तो हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं। तो पहले वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके एक स्टेप आगे हम जाएंगे। दिस आर द चैप्टर्स दैट वी हैव टू डील इन फिजिक्स पर्टिकुलरली। अब अगर हम सोचें तो फिर से हम बोल सकते हैं कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हमें मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। थियरी तो करनी ही है, लेकिन व्हेनेवर you are solving more and more number of numericals in physics, then you can get more understanding about the physics. तो जितने तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितने ऐसे MCQs के साथ डील करोगे, उतना तुम्हारा पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम्हारा ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने फिजिक्स में। तो इतना याद रखो कि जो भी चैप्टर्स है थियरी तो उसकी अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके अंदर इतने न्यूमेरिकल्स भी हैं और हर एक न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से सॉल्व करना है। जो भी बेसिक लॉज है चैप्टर में उसको याद रखो और उसको अप्लाई करो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करोगे उतना तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके पीछे का दूसरा जो होता है लिंक करना है हमें कि वर्क एनर्जी यहाँ पर पढ़ना है, वही एनर्जी यहाँ पर हमें उसको अप्लाई करना है। तो जैसे हम बोलेंगे वो पूरा ऐसे एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देन इन फिजिक्स just solve the maximum number of numericals regarding with the particular chapter.